खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास शुरू हो रही है भारत के समान भूगोल से। याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण क्लास है, इससे 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। तो समान भूगोल के अंतर्गत जो भी कंटेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी इस क्लास में रख दिए गए हैं। और ये क्लास थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए शुरू करते हैं जो है भारत का भूगोल। ठीक है, और सबसे पहले कुछ समान परिचय कराते हैं, फिर आगे जो है इसकी क्लास को लेते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे फिर भी रिवाइज कर दे रहे हैं कि भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। भारत में केंद्रशासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8। भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? 5। स्थलरुद्ध राज्य उसे कहते हैं लैंडलॉक, याद रखिएगा, जिसके चारों ओर को जो है नदी न हो। ठीक है, जो लाख हो बिल्कुल। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 होती है। भारत में राज्यों की राजभाषा हिंदी कितने राज्यों की है? ये 9 है। ये डाटा पूछा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा डाटा देखेंगे आप, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्रशासित राज्य बनाकर 2 राज्य बना दिया गया। डेट पूछेगा, याद रखिएगा। जब भी कोई राज्य बनता है, जैसे 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया था, तो तेलंगाना के विषय में लगातार 3-4 वर्षों एग्जाम में आया। 2000 में लोग एग्जाम दे रहे होंगे जब 3 राज्य बनाए गए थे, उसके बाद लगातार 5-7 सालों तक आता रहा। तो अभी मुझे लग रहा है कि इधर एग्जाम शुरू हुए हैं। ये डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर राज्य में जो है बनाया गया। ठीक है, लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर। और लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, याद रखिएगा। ये प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? आर.के. माथुर। वर्तमान में डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। और वर्तमान में कौन है? श्री मनोज सिन्हा है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में 26 जनवरी 2020 को 9 केंद्रशासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली दमन दीव को एक केंद्रशासित राज्य बना दिया गया, जिसका नाम दादर नगर हवेली एवं दमन दीव रखा गया। इस राज्य की राजधानी दमन है, याद रखिएगा। इसलिए अब भारत में केंद्रशासित राज्यों की संख्या 9 से 8 हो गई है, ये आप याद रखेंगे। यह डाटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ कुछ करंट अपडेट कर दिए गए हैं एकदम। कुछ राज्यपाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उपराज्यपाल, याद रखिएगा। केंद्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं और राज्यों में राज्यपाल होते हैं। ठीक है, और आप जानते होंगे राज्यपाल या उपराज्यपाल सीधे कहां से गवर्न होते हैं? राष्ट्रपति के माध्यम से जो है वो गवर्न होते हैं। ठीक है, कुछ राज्यों में प्रशासक भी होते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, उनकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब देखेंगे केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा दिल्ली के उपराज्यपाल को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना जी हैं। और दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अतिशी मार्लेना है। और याद रखिएगा ये जो है दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन है? अतिशी मार्लेना। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य के जो है उपराज्यपाल कौन है? श्री मनोज सिन्हा जी हैं। और मुख्यमंत्री अभी चुने गए हैं उमर अब्दुल्ला जी। ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, याद रखेंगे आप। पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर के कैलाशनाथन। और मुख्यमंत्री श्री एन रंगास्वामी। ठीक है, चंडीगढ़ के कौन है? चंडीगढ़ के श्री गुलाब चंद कटारिया हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये देखिएगा एग्जाम में आएगा, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ आपके लिए भी, और यही क्लास में याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन है उपराज्यपाल? श्री देवेंद्र कुमार जोशी हैं। राजधानी याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम हो गई है। ये आप एग्जाम में आ सकता है, एकदम याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में श्री विजयपुरम राजधानी किस राज्य की हुई है। ठीक है, आप सीधे पूछ सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य की जो है केंद्रशासित राज्य की जो है पोर्ट ब्लेयर से राजधानी नाम क्या रख दिया गया है या परिवर्तित नाम क्या रख दिया गया है? तो याद रखिएगा श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, ये रटे रहिएगा। ठीक है, आ सकता है। उसके बाद डेट देख लीजिएगा, ये डेट और ये डेट एग्जाम में आ सकता है। 26 जनवरी 2020 वाला, 31 अक्टूबर 2019 वाला। ठीक है, और बाकी ये संख्या देख लीजिएगा। तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से भारत के भूगोल। भारत के भूगोल को शुरू करने से पहले अगर आपके सालबट को उठाया जाए 2014 से लेकर 21 तक के जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये प्रतिवर्ष नदियों के विषय में जरूर कुछ न कुछ पूछे हुए हैं।
आप पूरे सालवर्ड में उठा के देख लीजिए। इसलिए भारत का भूगोल वैसे भारत के परिचय से शुरू करना चाहिए। मैं वहां से ना शुरू करके भारत की नदियां से शुरू कर रहा हूं, आपके सालवर्ड पेपर को देखते हुए, आपके एग्जाम में आए हुए रुझान को देखते हुए यहीं से प्रश्न जो है इसको शुरू करना भूगोल को उचित रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी कंटेंट भी आगे रहेंगे, क्रम के हिसाब से उसको देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं भारत की नदियां, ठीक है। आइए अब यहां देखेंगे कि भारत की नदियों का विभाजन उत्पत्ति एवं जल के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालयी नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां, याद रखिएगा। वैसे एक खंड आप जानते होंगे, कोई जमीन है, अगर जमीन है ये और जमीन का ये खंड है, इसके तीन ओर पानी है, 1 2 3, तो ये जो जमीन का खंड है इसे बोला जाएगा प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई ये जल है, अगर कोई जल है और इस जल के तीन ओर स्थल है, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो इसे क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलेंगे, ठीक है। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर जियोग्राफी के भूगोल के मानचित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से कुछ आपको मैं समझा दूं, तो अगर दक्षिण भारत के नक्शे को आप देख रहे होंगे, ठीक है, अगर दक्षिण भारत इस नक्शे को देख रहे होंगे तो ये जो खंड है जमीन का आप देख रहे होंगे दक्षिण भारत का, इसके तीन ओर देखेंगे, यहाँ क्या है? यहाँ अरब सागर है, ठीक है। कौन सा सागर है? अरब सागर। यहाँ हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर भारत का इकलौता महासागर, अपना महासागर हिंद महासागर। और यहाँ है बंगाल की खाड़ी, इस समुद्र का नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब देखिएगा नाम क्यों पड़ा, आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि ये जो खंड है, ये जो जमीन का खंड है, इसके तीन ओर जल है, ठीक है। एक पहला जल इधर है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, ठीक है। इसलिए इसे बोलेंगे, इस खंड को बोलेंगे प्रायद्वीप। देखिए ये जो आप खंड देख रहे होंगे जल का, इसके तीन ओर स्थल है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? खाड़ी। इसको बोलेंगे प्रायद्वीप, इसको बोलेंगे क्या? खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप कि जो है उत्पत्ति और जल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयी नदियां, वह नदियां जैसे आप जानते होंगे भारत में हिमालय क्षेत्र कहाँ, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं हिमालयी नदियां कहलाती हैं। मैप को अभी आगे समझा दे रहे हैं, ऐसे देखेंगे यहाँ आ गया, ये हिमालय क्षेत्र आप जानते होंगे यहाँ से लेके पूरा आया हुआ है, ठीक है। तो जो नदियां यहाँ से निकलती हैं वो हिमालयी नदियां कहती हैं। कुछ नदियां दक्षिण भारत से निकलती हैं, उसे प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा दक्षिण भारत की नदियां गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं, ठीक है, और उत्तर भारत की नदियां में पानी कम हो जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियों को उत्तर भारत की नदियों से, याद रखिएगा, अमृत परियोजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं जो गर्मी के दिनों में भी नहीं सूखती, जैसे कावेरी नदी, याद रखिएगा कावेरी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। लेकिन याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी जानी जाती है, और दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा कहा पूछे जाए तो गोदावरी नदी लगाइएगा। चलिए उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ हिमालयी नदियां किसे कहेंगे? हिमालयी नदियों को बारहमासी नदियां या सदाबहार नदियां, ये नदियां हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सहायक नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहेंगे? इसे बरसाती नदियां या मौसमी नदियां कहते हैं। ये नदियां दक्षिण भारत की नदियां कहलाती हैं, जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, याद रखिएगा अपवाद में कावेरी नदी, ठीक है। तो चलिए आप बताइए कावेरी नदी का जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कमेंट बॉक्स में बताइए जो लोग जान रहे हैं इस चीज को। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे। ये भारत के नक्शे में पहले थोड़ा सा हल्का सा परिचय मैं कराना चाहूंगा ताकि आपको आगे कुछ समझ में आए। आप जानते होंगे कोई भी नक्शा देखेंगे ऐसे, अगर इस नक्शे को आप देख रहे होंगे तो जो आपके दाहिने साइड का, कभी भी जहां किसी भी रूम में कहीं भी बैठे हो, दाहिने साइड वाला क्या होता है? ये वाला दिशा हमेशा याद रखिएगा पूरब होता है, ठीक है, ईस्ट होता है। और ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर होता है, याद रखिएगा, नॉर्थ होता है, ठीक है, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगर कहा जाए तो ये भारत का पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा और ये दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अब अभी हमने आपको बताया यहाँ जो समुंदर है, यहाँ के समुंदर को हम लोग बोलते हैं, ये जो समुंदर है इस समुंदर को बोलते हैं क्या? जो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा मैप से जल्दी समझ में आ जाएगा। और इधर के समुद्र को क्या हमने बताया अभी आपको? अरब सागर, क्या बोला जाता है? अरब सागर, ठीक है। और नीचे के समुद्र को क्या बोलते हैं? हिंद महासागर, क्या बोलते हैं? हिंद महासागर, याद रखिएगा। हिंद महासागर में मॉरिशस, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, सेशल्स भी इसके अंदर आता है। अब देखेंगे ये जो है तीन जो है ये महासागर हो गए। ये सूरज जो है हमेशा पूरब से निकलता है, तो ये जो तट होगा ये पूर्वी तट होगा। कौन सा होगा? पूर्वी तट। ये जो तट होगा ये पश्चिमी तट होगा, ठीक है, याद रखेंगे।
और यहां से लेकर इस तट को याद रखिएगा कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। यहां से लेके इस तट को सरकार तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तट? सरकार तट। इस हिस्से को, कर्नाटक तक यहां तक के हिस्से को मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से जानता है? मलाबार तट। और यहां से यहां तक के हिस्से को याद रखिएगा जो है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। यानी कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या जानना है इसमें से आपको? अब देखिएगा कुछ नदियां क्या होता है, अभी जो मैप के माध्यम से आगे हम बताएंगे। कुछ नदियां तो भारत में निकलती हैं, भारत के जगह जगह स्थानों से निकलती हैं और जो है ऐसे ये इधर चली जाती हैं, कुछ नदियां इधर चली जाती हैं। कुछ नदियां क्या है, जैसे 3 नदियों के विषय में कुछ क्या चर्चा न करके जो एग्जाम में पूछा जाता है उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ कैलाश मानसरोवर है और कैलाश मानसरोवर से 3 नदियां, सिंधु नदी याद रखिएगा, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो है कैलाश मानसरोवर से इसका उद्गम होता है, लेकिन भारत में प्रवेश करती हैं। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, किस नदियों का उद्गम भारत में नहीं है, तो इन 3 नदियों का नाम इसमें से बताइएगा। ठीक है, अब आइए क्लास के माध्यम से डिटेल इसको आगे देखा जाए। और ये क्लास देखिए, ये चीज थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, ये बता दें आपको कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारी टीम से जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं, इसमें टेस्ट भी होता है, सभी जानकारी और वीडियो की लिंक इस पे भेज दी जाती है, आप चाहे तो निःशुल्क देख सकते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज है, एग्जाम को देखते हुए अभी समय कम है, फिर भी अभी आप चाहें तो 360 से अधिक टेस्ट पेपर है, आपको 2 से 3 बार टेस्ट पेपर को हल कर लेना चाहिए, आपके स्कोर बढ़ेगा। एग्जाम से पहले जितना हो सके एमसीक्यू हल करिए, वो आपके लिए फायदेमंद होता है, और 1 लाइनर जो है बुक को आप पढ़िए। ठीक है, इस टेस्ट को लेने के लिए जो नंबर आप देख रहे हैं इस पे फार टेस्ट लिखेंगे तो लिंक आपको टीम द्वारा भेज दी जाएगी। ये नई बुक निकाली गई है, आप सबको ले लेना चाहिए। इस बुक के माध्यम से, इस बुक के विषय में थोड़ा मैं बताना चाहूँ, इसमें बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन किया गया है। थियरी बुक है, 2 से 6 तक है, हिंदी माध्यम में याद रखिएगा, 1 लाइनर फॉर्म में है, अक्सर परीक्षा में पूछने वाले तथ्यों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इसमें दी गई है। 1 दशक से पढ़ाने के अनुभव के आधार पर इसमें संकलित करने के तत्वों का पूरा प्रयास किया गया है। सिलेबस जल्द खत्म हो और रिवाइज करने में सबसे असरदार विकल्प है, और प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद उसके 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, अपडेटेड तथ्य हैं, और यूनिट 2 से 6 तक का याद रखिएगा हिंदी माध्यम से है। और ये दूसरी बुक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें 50 आयोग के सिलेबस के अनुसार जो है चैप्टर दिए गए हैं। जैसा कि यदि आपको मैं दिखाऊं तो ये है आपकी थियरी वाली बुक है, जो जल्द ही आई है, लॉन्च हुई है, और इसमें जो जितने चैप्टर हैं ये यहाँ आयोग का सिलेबस दिया गया है, और इस सिलेबस के अनुसार से 2 से 6 यूनिट के इसमें सभी कंटेंट है, हिंदी माध्यम में याद रखिएगा। और इसलिए हर चैप्टर के बाद आप देखेंगे तो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें लगा दिए गए हर चैप्टर के बाद, यानी 17 जो है 19 जो है आपको जो है प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा हर चैप्टर के बाद। दूसरी बात कि ये बुक जो है 1 लाइनर फॉर्म में है, और ये इस बुक को जिस चैप्टर को पढ़िए उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उससे संबंधित इसमें जो है दिया गया है आपका एमसीक्यू, उसको भी हल कर लीजिए 2-3। जब किसी भी थियरी को पढ़ने के बाद उससे संबंधित एमसीक्यू को हल करेंगे तो कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा, आपको समय कम लगेगा समझने में और याद करने में आसानी रहेगा। इसलिए दोनों बुक को आपको ले लेना चाहिए, और अगर आप चाहे तो इंटरेस्टेड हो तो टेस्ट भी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आगे क्लास को। ठीक है, ये बुक के लिए आप फार बुक लिख सकते हैं, जो नंबर आप देख सकते हैं। और ये टेस्ट में क्या है कि पहले आपको ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, याद रखिएगा, उसी वीडियो पे आपको जो है टेस्ट मिलेंगे PDF 5, उसी फिर फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाकर जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। और इसमें ई-पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। आपका जो है इसमें ये वाली बुक तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ये दोनों मीडियम है, और वाली हिंदी मीडियम, याद रखिएगा, इसमें बाइलिंगुअल है। और इसमें जो है सॉल्वर पेपर दिया गया है 14 से लेकर अब तक के, रेगुलर प्रैक्टिस सेट होता है, डेली 9 बजे रात को टेस्ट होते हैं, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सिलेबस के अनुसार इसमें जो है क्लासेस हैं, और टेस्ट पेपर के रूप में सिलेबस वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर और यूनिट वाइज टेस्ट सैकड़ों की संख्या में दिया गया है। लगभग 370 से ऊपर टेस्ट पेपर इसमें, लगभग 60 से ऊपर ही हो गए, 70 हो गए होंगे। ठीक है, और इसका रेट 1999, लेकिन 1299 में ये दिया जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्लास को आगे। अब पूर्वोत्तर भारत के विषय में चर्चा करें। जैसे आप जानते होंगे इस पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं, उसके विषय में क्या एग्जाम पूछा जाता है। बस अगर नक्शे के विषय में कुछ पूछेगा तो एक तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए कि कौन सा प्रदेश की लोकेशन क्या है, पूछा जाता है। ठीक है, कि म्यांमार से कौन सा राज्य स्पर्श करता है, उसके बाद पूछेगा कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य स्पर्श करता है, भूटान से कौन स्पर्श करता है, चीन से कौन स्पर्श करता है, नेपाल से कौन करता है, ये आप नक्शे में देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है। यहाँ आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। इन सभी राज्यों में पूछेगा तो सबसे छोटा राज्य याद रखिएगा सिक्किम है, और सबसे बड़ा राज्य याद रखिएगा जो है इसमें से असम है। ठीक है,
और इसे 7 वाहनों का राज्य कहा जाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और बाकी इसमें से मैप आप देख लीजिएगा, क्योंकि निश्चित ही इसमें से अगर भारत के नक्शे से कहीं से उठाते हैं तो मैक्सिमम इन्हीं इस जगहों से उठाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं इसको। आगे आप देखेंगे कि भारत के भी हमने चर्चा कर रहे थे, 3 नदियां ये कैलाश मानसरोवर से निकलती हैं। ये तिब्बत में है, याद रखिएगा, तिब्बत चीन में है। और एक नदी यहां से निकली, सिंधु नदी, देख रहे होंगे। ठीक है, एक सतलज नदी निकला ऐसे, और एक नदी जो है कैलाश मानसरोवर से आप देखेंगे यहां से निकला, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, नाम आगे हम लिख देंगे। तो एक एक विषय में बारी बारी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, इस मैप के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली चर्चा जो हम लोग करने जा रहे हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी को के विषय में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। कहां से निकलता है, कैलाश मानसरोवर जगह से निकलता है, जो चीन में या तिब्बत में है। ठीक है, उस क्षेत्र में पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग, जो है सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। अब देखेंगे, यह है कैलाश मानसरोवर, आपको समझ में आ रहा होगा। और इस कैलाश मानसरोवर से जो है एक नदी तो 3 निकला, लेकिन यहां हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। कहां, तिब्बत में कहा जाता है। याद रखिएगा, सांगपो नदी तिब्बत में कहा जाता है। और ये सांगपो नदी ये नमचा बरवा नामक स्थान है, यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। कहां, अरुणाचल प्रदेश में। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम दिहांग नदी हो जाता है। याद रखिएगा। अब ये दिहांग नदी आगे आती है और इधर से लोहित नदी, याद रखिएगा, लोहित नदी पर भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल है, याद रखेंगे आप। और ये जब आती है दिहांग नदी, जैसे असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये जब आती है तो एक द्वीप ऐसे बनाती है, इस यानी ये नदी एक कुछ पानी इधर चला जाता है, कुछ पानी इधर चला जाता है, पुनः ये पानी आके इसमें मिल जाता है और ये जो द्वीप बनता है इसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, विश्व का और भारत का पहला नदी द्वीप जिला, याद रखिएगा, पहला और आखिरी नदी जिला कौन सा है, माजुली। पूछा जाता है माजुली नदी द्वीप जिला कहां है, असम में, याद रखिएगा। और इसके दोनों ओर कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे आएगी तो इसमें एक मानस नदी मिलती है। मानस नदी कहां से आती है, भूटान से। ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे चलती है तो तीस्ता नदी आती है, तीस्ता नदी सिक्किम से आती है। और पुनः ये ब्रह्मपुत्र नदी आप देखेंगे यहां जब बांग्लादेश में यानी सुंदरवन के डेल्टा में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो याद रखिएगा, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी न होके जमुना नदी पड़ जाता है। इधर से जब गंगा नदी जो आती है तो उस गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा नदी पड़ जाता है। और जहां ये पद्मा नदी और जमुना नदी मिलती हैं उस नदी को मेघना नदी कहा जाता है। और मेघना नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन के डेल्टा में जाके मिल जाती है। प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है, तो बांग्लादेश में नाम क्या है, जमुना नदी। प्रश्न आएगा कि जो है गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है, तो पद्मा नदी नाम है। प्रश्न आएगा कि पद्मा नदी और जमुना नदी जहां मिलते हैं कौन सी नदी मिलते हैं, तो मेघना नदी वहां मिलके बनता है। मेघना नदी कहां जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन के डेल्टा में। और क्या प्रश्न आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। या ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा जो है नदी द्वीप जिला है, तो माजुली नदी जिला है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, लोहित नदी है। उस पे कौन सा पुल है, तो भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल है। एकदम आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और समझ लीजिए ऐसे प्रश्न नागिन प्रश्न होते हैं, रूप बदल के आते हैं। अब हम लोग आएंगे सतलज के विषय में। देखेंगे यहाँ पे ये जो है दूसरा नदी जो है सतलज के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उसके विषय में। ठीक है, यहाँ फिर देखेंगे आप कैलाश मानसरोवर से झील से एक नदी निकली जिसका नाम क्या है, सतलज नदी। और भारत में प्रवेश करती है किससे, सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। यहां आप देखेंगे ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, ब्यास नदी, और ये कपूरथला होके आके सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा नदी। ठीक है, बिपाशा नदी किसका प्राचीन नाम है, तो ब्यास नदी का। कहां से निकलती है, ब्यास कुंड से। कहां जाके मिल जाती है, सतलज नदी में, कपूरथला के आगे आके मिल जाती है। अब आप देखेंगे यही सतलज नदी आगे जब चलती है तो यहाँ गोविंद सागर जलाशय बनाती है, याद रखिएगा। उसके आगे यही सतलज नदी आके भाखड़ा नांगल बांध बनाती है, भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध। इसी सतलज नदी पे आगे आएंगे आप तो हरिकेज बैराज है। हरिकेज बैराज से ही एक नदी नहर निकलती है जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप आएंगे तो यहां देखेंगे सिंधु नदी में आगे जाके ये पाकिस्तान में चली जाती है, यहीं तक पूछता है। अब देखिएगा आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। पढ़ाया हुआ या जो भी कंटेंट हम बनाते हैं दशकों से मैं देख रहा हूं, मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप भी एग्जाम देने के बाद इस बात को महसूस करेंगे कि सर जो कह रहे थे। ठीक है, क्या पूछा जाता है,
पहला सबसे बड़ी बात पूछी जाती है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? क्या आंसर देंगे? सतलज नदी पे है। पूछेगा कि हरिकेज बैराज या इस भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर किससे निकलती है? हरिकेज बैराज से निकलती है। किस नदी पे है? तो भाखड़ा नांगल बांध पे है। पुनः पूछेगा कि सतलज नदी पर कौन सा जलाशय है? तो गोविंद सागर जलाशय है। पूछेगा सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो शिप्ला दर्रे से प्रवेश करती है। ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस नदियों का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन रहेगा कि जो है ऑप्शन रहेगा कि गंगा, गोमती, घग्गर, ब्रह्मपुत्र। तो क्या आंसर लगाएंगे? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। या पूछ दे निम्नलिखित में से किन नदियों का जो है उद्गम भारत में है? ऑप्शन रहेगा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो क्या आंसर लगाएंगे? गंगा। ऐसे ऑप्शन को बदल देंगे, कुछ भी दे देंगे, बस आप समझे रहिएगा इस चीज को। मेरे हिसाब से ये आप दूसरा नदी भी समझ गए। ठीक है। अब देखेंगे तीसरी नदी की बात करेंगे हम लोग। तीसरा नदी जो है सिंधु नदी की बात करेंगे। आइए और मैप पे आते हैं। तीसरी नदी ये देखेंगे आप, कैलाश मानसरोवर है। इस कैलाश मानसरोवर से एक जो नदी निकल रही है ये क्या बोलते हैं? सिंधु नदी बोला जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि लद्दाख राज्य में प्रवेश कर रही है। इस पे जो है इसी से एक सहायक नदी जास्कर नदी। सहायक नदी का किसे कहते हैं? वह छोटी नदी जो अपना अस्तित्व किसी बड़ी नदी में जाके समाप्त कर दे उसे सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ देखेंगे जास्कर नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। पुनः आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्वेक नदी, ये भी सहायक नदी है। और आगे आएंगे तो ये सिंधु में चली जाती है। ये आगे चल के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब देखिएगा प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न आएगा कि सिंधु नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो लद्दाख में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सिंधु की सहायक नदी है? जास्कर नदी, स्वेक नदी याद रखिएगा, और गिलगित नदी यहाँ पे मिलती है। ठीक है। और ये नदी कहाँ चली जाती है? तो आगे चल के जो है जम्मू कश्मीर रास्ते बाद में ये चली जाती है। कहाँ? पाकिस्तान में चली जाती है। ये तीन देख लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कंटेंट जो पूछा जाता है। गंगा नदी के विषय में हम लोग थोड़ा देख लिया जाए। गंगा नदी के विषय में प्रश्न आएगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि भागीरथी नदी उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, दो नदियां एक जगह आके मिलती हैं। वो जगह कौन सा है? वो जिला है देवप्रयाग। यानी अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग जिले में जहां मिलती हैं, वहां से इन दोनों नदियों का नाम गंगा नदी हो जाता है, याद रखिएगा। और गंगा नदी सीधे कहाँ आती है? हरिद्वार, हरिद्वार से बिजनौर यानी उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है। पुनः कई राज्यों में ये होते हुए, कई जिलों में होते हुए ये आप देखेंगे कि ये कानपुर, कन्नौज होते हुए प्रयागराज आती है। प्रयागराज से बलिया, याद रखिएगा, बलिया से पटना, और पटना से पुनः ये जो है पश्चिम बंगाल होते हुए जाके बांग्लादेश में, यहाँ देखेंगे ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ा? पद्मा नदी हो गया। अब देखिएगा इसमें से प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न क्या आएगा कि एक तो देवप्रयाग से गंगा बनती है, बता दिए, देख लीजिएगा। यहाँ आप देखेंगे बंदरपुर उत्तराखंड से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी जो है प्रयागराज में आके ये मिल जाती है। ठीक है। तो यमुना नदी में की एक सहायक नदी है चंबल नदी। ये चंबल नदी इटावा में आके मिल जाती है यमुना में। उसके बाद हमीरपुर में बेतवा नदी आके मिल जाती है। उसके बाद बांदा में ये केन नदी आके मिल जाती है। और ये जो नदियां जो है यानी यमुना नदी जो है आके जो है प्रयागराज में मिल जाती है। और यहीं पे जो है प्रयागराज यानी इधर से गंगा, इधर से यमुना, और ये जो स्थल है इसे संगम कहते हैं, जो इस बार जो है महाकुंभ लग रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह प्रश्न क्या आपके एग्जाम में आएगा कि यमुना नदी, या पूछेगा बेतवा नदी या चंबल नदी, पूछेगा यमुना नदी में कहाँ मिलती है, ऐसे प्रश्न आएगा। तो देख लीजिएगा केन नदी कहाँ मिलता है? बांदा में, बेतवा नदी हमीरपुर में, और चंबल नदी इटावा में मिल जाता है। और ये बंदरपुर जो है उत्तराखंड से यमुना नदी का उद्गम होता है और प्रयागराज में जाके ये मिल जाती है। ठीक है। हरा सूप के नाम से यमुना नदी को कहा जाता है। ठीक है। प्रदूषित नदी भी है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रयागराज के बाद जो है ये बलिया जाने से पहले यहाँ एक वाराणसी लगा दीजिए। वाराणसी के विषय में क्या प्रश्न आता है कि याद रखिएगा गंगा नदी जब बहती है तो सिर्फ बनारस ही ऐसा है जो जिसके बाएं साइड में है। ठीक है। यानी गंगा नदी के बाएं साइड में ही बनारस शहर बसा हुआ है। बाकी गंगा नदी जहां से बहती है उसके दाएं साइड में शहर बसा हुआ है। ठीक है। एक प्रश्न ये भी आता है, यानी बाएं साइड में है। उसके बाद देखेंगे बलिया उत्तर प्रदेश में, ये बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा नदी, और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ये निकल जाती है और निकलने के बाद पटना में चली जाती है। पटना की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे अमरकंटक की पठार और छत्तीसगढ़। अमरकंटक की पठार से दो नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी निकलती है। इसकी हमने मैप नहीं बनाया है, तो नर्मदा नदी निकल के सीधे खम्मात की खाड़ी में चली जाती है गुजरात होते हुए, और यहाँ से सोन नदी निकलती है, और सोन नदी सीधे कहाँ आती है? पटना में चली जाती है। और यहाँ भी एक संगम बनता है, याद रखिएगा। प्राचीन काल से पटना
जो है पूरा इसका केंद्र था। यहाँ लोहा पाया जाता था। एक साइड में जो है सोन नदी, एक साइड में जो है गंगा नदी, एक साइड में गंडक नदी था और पीछे विंध्याचल पर्वत था। जिस हिसाब से राजाओं को रहने के लिए, राजाओं को राज करने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त स्थान था। याद रखेंगे आप, मगध के नाम से इसे जाना जाता था। बहुत ही उर्वरा शक्ति, नदियों के उद्गम, नदियों के आने जाने की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ उर्वरा था। उसके बाद फर्रुखाबाद होते हुए गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंच जाती है। एक और ये हम चर्चा करेंगे, झारखंड से देखेंगे दामोदर नदी निकलता है झारखंड से। दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है, भारत की कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत की रूर नदी भी कहा जाता है। वैसे रूर नदी जर्मनी में है जिसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जीवाश्म नदी, रूर नदी भारत की कोयला नदी, दामोदर नदी कहा जाता है और बंगाल की शोक नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कलकत्ता में ये हुगली होते हुए चली जाती है। ठीक है, बाकी बता दिए हैं आपको। ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहा जाता है, गंगा को पद्मा नदी कहा जाता है। दोनों नदियां जहां मिलती हैं उसे मेघना नदी कहा जाता है और ये कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब आपके एग्जाम में क्या पूछता है कि भारत की प्रमुख नदियां, क्या पूछेगा? सीधे देखिएगा, पूछेगा आगरा में कौन सी नदी बहती है? आगरा किनारे, दिल्ली किनारे, इलाहाबाद किनारे, देवप्रयाग किनारे, हरिद्वार, कानपुर, पटना के किनारे कौन सी नदी है? गंगा नदी। बाकी बीच में है जो एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, बनारस और इलाहाबाद के किनारे कौन सी नदी? गंगा नदी। ये आप याद रखेंगे। आगरा, सॉरी एक मिनट, यहाँ बताने में गलती हो गया। यहां देखेंगे आगरा, दिल्ली, ठीक है, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद में, ये तो यहाँ यमुना नदी है, मुझे लग भी रहा था। ठीक है, हाँ रिद्धा में बोल गया। आगरा, दिल्ली याद रखिएगा, इलाहाबाद ये यमुना नदी, इलाहाबाद में गंगा नदी भी है। ठीक है, आगरा, दिल्ली याद रखिएगा, मथुरा भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, आगरा, दिल्ली, मथुरा और जो है इलाहाबाद में यमुना नदी। ठीक है, देवप्रयाग, हरिद्वार, कानपुर, पटना, बनारस, इलाहाबाद में ये गंगा नदी। ठीक है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी किस नदी किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। लखनऊ, जौनपुर किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी किनारे है। उज्जैन किस नदी किनारे है? शिप्रा नदी किनारे एग्जाम में आता है। नासिक किस नदी किनारे है? तो गोदावरी नदी किनारे है। अयोध्या किस नदी किनारे है? पूछा सकता है, सरयू नदी किनारे है। कलकत्ता किस नदी किनारे है? तो हुगली नदी किनारे है। अहमदाबाद किस नदी किनारे है? साबरमती नदी किनारे है। लुधियाना किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे है। विजयनगर किस नदी किनारे है? कृष्णा नदी किनारे है। उड़ीसा किस नदी किनारे है? तो महानदी किनारे है। सूरत किस नदी किनारे है? तो ताप्ती नदी किनारे है। गोरखपुर किस नदी किनारे है? तो राप्ती नदी किनारे है। और याद रखिएगा सीएम सिटी है। राप्ती नदी का प्राचीन नाम अचिरावती नदी, क्या नाम है? अचिरावती नदी आ सकता है, आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, श्रावस्ती याद रखिएगा, ये भी राप्ती नदी के किनारे है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछेगा नदियों के किनारे विश्व के महत्वपूर्ण देश, ये भी आप देख लेंगे यहाँ पे कि न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में, यूएसए में है, किस नदी किनारे है? हडसन नदी किनारे है। लाहौर पाकिस्तान कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर घोषित किया गया है। पेरिस याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस में किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे है। लंदन याद रखिएगा ब्रिटेन में है, टेम्स नदी किनारे है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया जो है डार्लिंग नदी किनारे है। और काहिरा मिस्र जो है नील नदी के किनारे है। ठीक है, और भारत के प्रमुख नदियों का उद्गम, कभी कभी आपके एग्जाम में उद्गम ही पूछा जाता है। बहुत ज्यादा कठिनाई स्तर आपके एग्जाम का नहीं रहेगा, याद रखिएगा। और किसी प्रश्न की अगर कठिनाई स्तर ये लोग बढ़ाते भी हैं तो याद रखिएगा उसमें जो है आसान विकल्प देते हैं। ठीक है, यानी प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ाएंगे तो विकल्प का कठिनाई स्तर ये घटाएंगे। यदि कभी ये विकल्प का कठिनाई स्तर बढ़ा देंगे तो प्रश्नों का कठिनाई स्तर घटा देंगे। ये बैलेंस होता है, इसलिए प्रश्न को देख के घबराइएगा नहीं, विकल्प को देख के घबराइएगा नहीं, कहीं न कहीं जो है उसका विकल्प होगा। नदियों किनारे उद्गम देखा जाए, रावी नदी के विषय में अगर चर्चा किया जाए तो रावी नदी का उद्गम कहाँ है? रोहताक दर्रे में। ठीक है, रावी नदी को पारसरी नदी या इरावती नदी कहते हैं, अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है? ब्यास कुंड में है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? शेषनाग झील में है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? यमुनेत्री में बंदरपूछ के पास है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर पर्वत के पास है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? त्र्यंबक पठार नासिक के पास है। महानदी का उद्गम कहाँ है? सिंगवा भूमि रायपुर छत्तीसगढ़ के पास है। ताप्ती नदी का जो है उद्गम कहाँ है? तो बैतूल जिला मध्य प्रदेश में है। विश्व की प्रमुख नदियों के विषय में देख लीजिए, आ सकता है आपके एग्जाम में। नील नदी याद रखिएगा, नील नदी कभी कभी विश्व के कुछ खास चीजों के विषय में पूछ लेते हैं। जैसे आपके सिलेबस में साइंस नहीं है, जीके वाले में 30 क्वेश्चन वाले में आप देखेंगे तो, लेकिन कभी कभी लोग साइंस से प्रश्न पूछते हैं तो एक दो जो हाईलाइटेड प्रश्न आते हैं उसको देख लेना चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। नील नदी के विषय में देखेंगे और ऐसे देखिएगा, 2-3 चीज याद रखिएगा। जैसे पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी।
विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा। विश्व की याद रखिएगा सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन नदी, ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे नील नदी के विषय में, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, इस नदी पर आसवान बांध है और नासिर बांध है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे अमेजन नदी, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी याद रखिएगा ये ब्राजील में बहती है अमेजन नदी, यानी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, अभी हमने चर्चा किया। सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी और सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है। कांगो नदी या जायरे नदी विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है। अब यहाँ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जान ही रहे होंगे। अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर अगर एक रेखा आधा भाग कर दिया जाए 0 अंश पे, इसे क्या बोलते हैं? विषुवतीय रेखा बोलते हैं, ठीक है। विषुवतीय रेखा या इसी को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ऊपर 23.5 अंश पे अगर एक रेखा खींच दिया जाए, इसे कौन सी रेखा? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए सब चीजें। फिर ये नीचे अगर 23.5 अंश पे एक रेखा खींच दी जाए तो इसे कौन सी रेखा कहते हैं? इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ऊपर 66.5 अंश की रेखा खींच दिया जाए, इसे कौन सी रेखा कहते हैं? आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। नीचे 66.5 अंश पे एक रेखा खींच दिया जाए, इसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिका रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ क्या कहा जाता है कि विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है, यानी ये विषुवतीय रेखा है, इसको 2 बार यह नदी काट रही है। कौन सी नदी? जो है कांगो नदी। लिम्पोपो नदी देखेंगे मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी ये मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, ठीक है। माही नदी आप देखेंगे भारत की यह नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी आप देखेंगे इस कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, गुजरात में है, ठीक है। रूर नदी याद रखिएगा जर्मनी में है, इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नदियों से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, क्या तथ्य है? पूछा जाएगा कि यह परियोजना किस नदी से है, या प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से नदियां और इससे संबंधित बात या परियोजना को सुमेलित करिए, या पूछ देगा निम्नलिखित में से नदियां या बात संबंधित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है या असत्य है। ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी त्रिभुज परियोजना उस पे है। उकाई नदी पे कौन सी है? ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। महानदी पर हीराकुंड बांध है। गोदावरी नदी हुसैन सागर बांध है। कृष्णा नदी याद रखिएगा नागार्जुन बांध है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। लूनी नदी को अंतःअपवाह नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी खारा और मीठा जल दोनों लेकर बहती है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा 4 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में बहती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, एकदम याद रखिएगा, ऐसा पूछा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी, यहाँ भारत शब्द लिखा है तो दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी लगाइएगा एग्जाम में आंसर, और दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी लगाइएगा, और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा पूछे तो भी गोदावरी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी केवल इटावा जिले में बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। भारत की रूर नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। दरकर्णय पठार से इंद्रावती नदी निकलती है, जिस पर चित्रकूट जलप्रपात याद रखिएगा है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को अमृत परियोजना के माध्यम से जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरियार नदी केरल में नौकादौड़ होती है। लोहित नदी पर ढोला सरिया पुल है, ठीक है। अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है, ठीक है। भारत की 3 नदियां भ्रंश घाटी बनाती हैं, कौन कौन? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। पता नहीं क्यों ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी बनाती हैं। बार बार कोई चीज क्यों पूछा जाता है? जैसे मेरा जहां तक अनुभव रहा है कि कोई चीज 3 चीज रहे तो एग्जामिनर को, या 1 चीज रहे तो एग्जामिनर को, या 4 चीज रहे तो एग्जामिनर को प्रश्न बनाने में आसानी होती है, ठीक है। इसलिए वो पसंद करता है एकलौता चीज को भी, 3 चीज को भी और 4 चीज को। यहाँ देखेंगे नर्मदा, ताप्ती और दामोदर 3 चीज आ जा रहा है, तो भारत की नदियां जो है भ्रंश घाटी बनाती हैं। अब प्रश्न एग्जामिनर जब बनाता है तो उसे छुपाने, उसके आंसर को छुपाने की कोशिश करता है, और इस छुपाने के चक्कर में ऑप्शन में मैक्सिमम देखेंगे BC में लगा देता है वो चीज, ठीक है। और बाकी उसे पढ़ के दीजिएगा, ट्रिक पे नहीं, लास्ट में बताएंगे ट्रिक कैसे। एग्जाम के 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाएंगे ट्रिक वाली, ठीक है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिम में खम्मात की खाड़ी में ऐश्वर्या ज्वारनमुख का निर्माण करती है, ठीक है। नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के बीच में है, ठीक है। और ये लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है
इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको बुक ये ले लेना चाहिए, इसमें बहुत अच्छे कंटेंट है, याद रखिएगा। 1.5 साल के अनुभव के आधार पर मुझे लिखने में लग गया इसको, और इसमें 50 प्रैक्टिस सेट है, आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो टेस्ट भी ले सकते हैं, टेस्ट लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक जरूर कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए। किसी वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है, दिमाग लगता है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में, दूसरे भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर